हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु कुलियाल स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी केंद्र एवं राज्य संबंध में विधायी संबंधों के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, कि हम इंडियन पॉलिटी पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में। केंद्र और राज्य को 3 दृष्टिकोण से हम संबंधित कर सकते हैं: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। जिसके अंतर्गत हमने विधायी संबंध पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। तो वीडियो, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, विधायी संबंध था संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 तक। आज हम बात करेंगे प्रशासनिक संबंधों के बारे में। प्रशासनिक संबंध भी संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक हैं। ठीक है, अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र एवं राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध की व्याख्या की गई है। ठीक है दोस्तों, वो कैसे की गई है, आइए बढ़ते हैं आगे और पता करते हैं। सबसे पहली बात आती है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं, कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा कैसे हुआ है। ठीक है, इसमें बात करते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव पावर्स हैज़ बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट on the lines of the distribution of legislative powers except in few cases. Thus, the executive powers of the central extends to the whole of India. Similarly, the executive powers of state extend to its territory in respect of matters on which the state legislature has exclusive power of legislation. ठीक है, that is the subject enumerated in the state list. ठीक है, उससे पहले क्या लिखा है दोस्तों, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क लाइक ए यूनिटरी गवर्नमेंट। इन नॉर्मल टाइम्स देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विच इंश्योर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द स्टेट। सम ऑफ द मैकेनिज्म आर। देखिए दोस्तों, क्या होता है, केंद्र और राज्य के कुछ कुछ मामलों को छोड़कर विधायी व कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक है, इस प्रकार केंद्र की कार्यपालक शक्तियां पूरे भारत में विस्तृत हैं। उसके अंतर्गत दोस्तों उस मामले में जिसमें संसद को विशेष विधायी शक्ति प्राप्त है, किसी संधि या समझौते के तहत अधिकार, प्राधिकरण और न्याय क्षेत्र का कार्य। इस तरह राज्य की कार्यपालक शक्तियां राज्य की सीमाओं तक विस्तृत हैं, अर्थात राज्य सूची के विषय में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी बात की थी संघ सूची के बारे में। ठीक है, 3 टाइप की सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची के अंतर्गत जो मामले आएंगे दोस्तों, संघ सूची की जो शक्तियां होंगी वो किसके हाथ में होंगी, केंद्र सरकार के हाथ में होंगी। और राज्य सूची की जो विषय होंगे, उनकी जो पावर्स होगी वो किसके हाथ में होगी, राज्य सरकार के हाथ में होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। In respect of matters on which both the Parliament and the state legislature have powers of legislation, the subject enumerated in the concurrent list. The executive power resides with the state except when a constitutional provision or a parliamentary law confers it on the center. दोस्तों, तीसरी सूची क्या आती थी, समवर्ती सूची, जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों का विधान निर्माण की शक्ति प्राप्त है उसे समवर्ती सूची कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाली शक्तियां राज्य में निहित होती हैं, सिवाय जब तक कोई संवैधानिक उपबंध या संसदीय विदेशी विशिष्टता केंद्र को प्रदत्त न करे। ठीक है, इस प्रकार समवर्ती विषय संबंधी कोई नियम यद्यपि संसद द्वारा निर्मित किया गया हो, परंतु उसे राज्य द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है, सिवाय जब तक संविधान या संसद अन्यथा निर्देशित करे। ठीक है, तो दोस्तों अब इसमें बात आती है
राज्य और केंद्र के दायित्वों की। ठीक है। आर्टिकल 257 क्या कहता है? आर्टिकल 257 कहता है दोस्तों, आर्टिकल 257 प्रोवाइड्स दैट स्टेट्स must exercise their executive powers in such a way so as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union in the state। ठीक है। क्या होता है दोस्तों, संविधान ने राज्यों की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में उन पर दो प्रतिबंध आरोपित किए हैं, जिससे इस संबंध में केंद्र को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति को इस प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है। पहला क्या होता है, संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा राज्य से संबंधित कोई वर्तमान विधान। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, सेकंड क्या है दोस्तों, राज्य में केंद्र की कार्यपालक शक्ति को बाधित या इससे संबंध में पूर्वाग्रह न रखना। इनमें से पहला जहां राज्यों का साधारण दायित्व है, वहीं दूसरा राज्यों पर विशेष कि केंद्र की कार्यपालक शक्ति को बाधित करे। ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, आर्टिकल 256 प्रोवाइडेड दैट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड एज टू इंश्योर compliance with the law made by the parliament, and executive powers of the union shall also extend to the giving of such directions to a state as it may deem essential for the purpose। ये आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों, 256। ठीक है। दोनों ही मामलों में केंद्र की कार्यकारी शक्तियां इस सीमा तक विस्तृत हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को यह निर्देश देती हैं कि केंद्र का कानून उनके कानून से ज़्यादा मान्य होगा। केंद्र के निर्देश प्रकृति में बाध्यकारी से हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 365 कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में असफल रहता है, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति इस आधार पर इस मामले को अपने हाथ में ले सकता है कि अमुक राज्य ने संविधान की मंशा या दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया है। इसका अभिप्राय है कि ऐसी दशा में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दोस्तों क्या होगा, आर्टिकल 257 और 257 और 256 ये जो प्रावधान है, इसमें एक प्रावधान है जहाँ पे बिना केंद्र के राज्य कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, कोई भी कानून नहीं बना सकता। ठीक है। उसके बाद एक आर्टिकल ऐसा है जहाँ पे क्या होगा, क्यों राज्य अपनी मनमर्जी से बना सकता है, अपनी शक्तियाँ वहाँ पे, प्रशासनिक शक्तियाँ वहाँ पे कंट्रोल में कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो, दोनों की शक्तियों की बात करें, तो केंद्र की जो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं उसे राज्य को मानना ही मानना पड़ता है। जो केंद्र राज्य को निर्देश देगा उसे राज्य को मानना होगा, तथा केंद्र के कानून वहाँ पे ज़्यादा मान्य होंगे, ना कि राज्य के। ऐसी दशा में जहाँ पर राज्य फॉलो नहीं करेगा केंद्र की गाइडलाइंस को, तो वहाँ पर क्या होता है, केंद्र सरकार स्वतंत्र होती है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। वहाँ पर राष्ट्रपति क्या करेगा, अपना हस्ताक्षर कर सकता है। ठीक है। वो राष्ट्रपति शासन की अनुमति यहाँ पे दे सकता है। ठीक है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा अनुच्छेद 365 के अंतर्गत कहा गया है। ठीक है। अगर कोई राज्य केंद्र सरकार की बात या केंद्र से रिलेटेड कानून को नहीं मान रहा है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति अपना दखल दे सकता है और राष्ट्रपति वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। सेंट्रल डायरेक्शंस टू द स्टेट्स। राज्य को केंद्र क्या क्या निर्देश देता है दोस्तों, जो ऊपर दो आर्टिकल्स थे, इन दो मामलों के अतिरिक्त केंद्र को यह अधिकार है कि वह राज्य को जो निम्नलिखित मामले हैं उन पर कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए निर्देश दे सकता है। द सेंट्रल इज empowered to give directions to the state with regard to the exercise of their executive power in the following matters। इससे पहला क्या है दोस्तों, द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डिक्लेयर टू बी नेशनल और मिलिट्री इंपोर्टेंस बाय द स्टेट। देखो इसका मीन क्या है, संचार के साधनों को बनाई व उनका रख रखाव करने के लिए सेंटर स्टेट को निर्देश दे सकता है। उसके बाद क्या है, द मेजर्स टू बी टेकन फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ द रेलवेज विद इन द स्टेट। रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा करना। ठीक है।
ये भी राज्य का दायित्व है। ठीक। उसके बाद अगला है दोस्तों, द प्रोविजन ऑफ एडुकेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप इन द स्टेट। इसका मतलब क्या है, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने का व्यवस्था करें। राज्य सरकार को यहाँ पर यह व्यवस्था करनी होगी कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक समूह के बच्चे हैं उनको मातृभाषा सिखाई जाए। ठीक है, ये सब व्यवस्था किसने करनी पड़ेगी? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा सिखाने के लिए व्यवस्था किसने करनी पड़ेगी? राज्य सरकार ने करनी पड़ेगी। ठीक है, केंद्र राज्य को निर्देश देता है कि आप क्या करिए, उन प्राथमिक बच्चों के लिए जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए मातृभाषा सिखाने का प्रयास करिए। उसके बाद अगला है जो दोस्तों, द ड्राइंग अप एंड एक्सक्लूजन ऑफ द स्पेसिफाइड स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द स्टेट। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजना बनाए और उनका क्रियान्वयन करें। ठीक है, जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान लाए। ठीक है, एसटी जो है स्टेट में उनकी भले के लिए कुछ काम करे, ये सब केंद्र राज्य को दायित्व दे देता है। ठीक है, इसके बारे में काम करने के लिए राज्य अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नियम ला सकता है। ठीक है दोस्तों, इस मामले में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र के निर्देश भी राज्य पर लागू होते हैं। ठीक है, इस मामले में अगर केंद्र ने कोई कानून बनाए हैं तो वो भी स्टेट में लागू हो सकते हैं। चाहे स्टेट चाहे तो अपने कानून बना सकता है, अगर केंद्र ने भी कोई कानून बनाए हैं तो ऑलरेडी वहाँ पर लागू होंगे ही होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला जो है डेलीगेशंस ऑफ यूनियन फंक्शन टू द स्टेट्स, राज्य को संघ कार्य का प्रत्यायोजन। ठीक है, इसके अंतर्गत पहला जो आता है अंडर आर्टिकल 258(1), क्या कहता है दोस्तों ये, द प्रेसिडेंट विद द कॉन्स्टेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूट आइदर कंडीशनली और अनकंडीशनली टू द गवर्नमेंट और टू हिज ऑफिसर्स फंक्शन इन रिलेशन टू एनी मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स। दोस्तों 2000 अनुच्छेद 258(1) के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की सहमति से राष्ट्रपति या तो उस सरकार को सशर्त या बिना शर्त किसी भी मामले के संबंध में कार्यों को सौंपता है जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 258(2), ये क्या कहता है, पार्लियामेंट इज इनपावर्ड टू यूज स्टेट मशीनरी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ यूनियन लॉज फॉर सच प्रपोज इट कैन कन्फर पावर्स और इम्पोज ड्यूटीज ऑन स्टेट फंक्शनरीज। इसके तहत क्या होता है दोस्तों, संसद को केंद्रीय कानून के परिवर्तन के लिए राज्य मशीनरी का उपयोग करने का अधिकार है। ठीक है, इस तरह के उद्देश्य के लिए यह शक्ति को प्रदान कर सकता है या राज्य के अधिकारियों पर कर्तव्य को लागू कर सकता है। क्या होगा दोस्तों, अगर केंद्र कोई कानून बना रहा है, अगर उसके लिए उसको राज्य के कर्मचारियों का या राज्य की मशीनरी का उपयोग करना है तो वह अपने कानून को या कोई भी अपना क्या बना रहा है, वो नियम बना रहा है, अगर उसने फॉलो करवाना है राज्य में तो वो क्या कर सकता है, राज्य की मशीनरी का यूज़ भी कर सकता है। राज्य का जो यहाँ पे राज्य कर्मचारी हैं उनका यूज़ भी वो अपने उसमें उसके लिए कर सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 258(2) कहता है। उसके बाद देखो दोस्तों, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मेक्स प्रोविजन फॉर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द सेंटर्स टू अ स्टेट विदाउट द कॉन्स्टेंट ऑफ द स्टेट, बट इन दिस केस द डेलीगेशन इज बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द प्रेसिडेंट। देखो होगा क्या, संविधान के केंद्र के कार्यकारी कार्यों को राज्य की सहमति के बिना किसी राज्य को सौंपने का भी प्रावधान करता है, लेकिन इस मामले में प्रतिनिधि मंडल संसद द्वारा है और राष्ट्रपति द्वारा नहीं। देखो क्या होगा, संविधान के कार्यकारी कार्यों को राज्य की सहमति के बिना किसी भी राज्य को सौंपा जा सकता है। यह निर्णय कौन लेता है, संसद लेता है, ना कि राष्ट्रपति। ठीक है, अगला है दोस्तों, ऑल इंडिया सर्विसेज आर कॉमन टू बोथ द यूनियन एंड द स्टेट्स। द ऑफिसर्स ऑफ दीज सर्विसेज are appointed regularly by the center and are placed in various states.
अखिल भारतीय सेवाएं संघ और राज्य दोनों के लिए सामान्य हैं। इन सेवाओं के अधिकारियों को केंद्र द्वारा नियुक्त और विनियमित किया जाता है और विभिन्न राज्यों में रखा जाता है। किसी अन्य संघ की तरह केंद्र और राज्य की सार्वजनिक सेवाएं भी बटी हुई हैं, जिन्हें केंद्रीय सेवाएं या राज्य सेवाएं कहा जाता है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस शामिल हैं। इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र और राज्य के अंतर्गत उच्च पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, परंतु इनकी नियुक्ति और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी किसका एग्जाम कराता है? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक है, वहाँ से केंद्र द्वारा इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। अंततः वो कहाँ पे उनकी जो ज्वाइनिंग होती है या जहाँ पर जॉब करते हैं वो स्टेट्स भी हो सकता है, स्टेट्स में भी उसको प्रोवाइड करता है वहाँ से। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करें, यूपीएससी क्वालिफाई होता है, केंद्र उसको प्रशिक्षण देता है और राज्य में भेजता है। ठीक है, आईएएस ऑफिसर होता है वो। इसी प्रकार जो होते हैं आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं और आईएफएस जो ऑफिसर होते हैं उनको भी केंद्र द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद राज्य में भेजा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके अगला जो है वो है ग्रांट्स इन एड, आर्टिकल 275। ठीक है दोस्तों, अनुदान। ठीक है, पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक सच ग्रांट एज इट मे डीम नेसेसरी टू गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एनी स्टेट विच इज इन नीड टू सच असिस्टेंस। संसद के पास ऐसे अनुदान बनाने की शक्ति है क्योंकि वह किसी भी राज्य को वित्तीय सहायता देने के लिए आवश्यक हो सकता है, जिसे ऐसी सहायता की आवश्यकता है। इसके तहत क्या होगा दोस्तों, ऐसा अनुदान संसद बना सकता है जिससे कि वो किसी राज्य की वित्तीय सहायता कर सके। ठीक है, उस राज्य के लिए विशेष वित्तीय सहायता का प्रावधान वो कर सकता है। ऐसा अनुदान बनाने की संसद के पास क्या है, शक्ति है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली। आर्टिकल 261 क्या कहता है? प्रोवाइड्स दैट फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिकल प्रोसेसिंग ऑफ द यूनियन एंड एवरी स्टेट्स। दोस्तों क्या कहता है 261? इसके अंदर यह प्रावधान है कि संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यों के लिए पूरे भारत में संपूर्ण विस्तार और श्रेय दिया जाएगा। ठीक है, देखो प्रत्येक राज्य और संघ को सार्वजनिक कृत्य मतलब क्या होगा? सार्वजनिक, जैसे किसी भी राज्य के जो कृत्य होंगे या अभिलेख होंगे उसको पूरे भारत में उतनी ही मान्यता दी जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है। अगला वाला है आर्टिकल 261(3) डिक्लेयर्स दैट द फाइनल जजमेंट ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड और पासेस बाय सिविल कोर्ट्स इन एनी पार्ट्स ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी एग्जीक्यूटेड एनीवेयर इन द कंट्री। दोस्तों क्या कहता है 261(3)? इसमें यह घोषणा की गई है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सिविल अदालतों द्वारा दिए गए या पारित किए गए अंतिम निर्णय या आदेश देश में कहीं भी निष्पादित किए जाएंगे। ठीक है, कोई भी अदालत जो भी निर्णय देगी वो हर किसी राज्य को उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, अगला आर्टिकल है दोस्तों 262। एडजंक्शन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज। और इसी के साथ आर्टिकल 262 सेकंड क्या कहता है? प्रोवाइड्स द पार्लियामेंट मे बाई लॉ प्रोवाइड दैट नाइदर द एससी नॉर एनी अदर कोर्ट शैल एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट। दोस्तों इसके अंतर्गत क्या है? अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों में जल से संबंधित विवादों का समाधान। ठीक है, आर्टिकल 262 नदी और नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का समाधान करता है। और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 262 सेकंड प्रदान करता है कि संसद कानून द्वारा प्रदान कर सकती है, न तो एससी और न ही अन्य अदालत ऐसे किसी भी विवाद के लिए संबंध में क्षेत्राधिकार का उपयोग करेगी। ठीक है, ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना कोई अन्य अदालत इससे रिलेटेड विवाद के लिए क्या करेगी? समाधान या क्षेत्राधिकार का उपयोग करेगी। ठीक है, ये क्या कहता है अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 263 क्या कहता है दोस्तों? अंडर आर्टिकल 263 प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू स्टेबलाइज इंटर स्टेट काउंसिलिंग एंड डिफाइन इट्स ड्यूटीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोसेस। These counseling have duty of inquiring into and advising upon disputes which arises between the states. These councils also investigate and discuss the subject of common interest between the union and states or between two or more states and make recommendation of any such subjects for better coordination of policy and action.
द प्रेसिडेंट हैज़ सो फार स्टेबलाइज्ड सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, अ सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल। अनुच्छेद 263 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति के पास अंतः राज्य परिषद को स्थापित करने और अपने कर्तव्य संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित करने की शक्ति है। इन परिषद का जो कर्तव्य है दोस्तों कि वो विवादों में पड़े और सलाह दें जो राज्य के बीच उत्पन्न होती हैं। ठीक है, राज्यों के बीच में जो विवाद उत्पन्न होते हैं उसमें पढ़ें और वहाँ पर अपनी सलाह दें। ये काउंसिल संघ और राज्य के बीच या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में आम हित के विषयों की जांच और चर्चा करते हैं और नीति और कार्य के बेहतर समन्वय के लिए ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करते हैं। राष्ट्रपति ने अब तक केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, स्थानीय स्वशासन की एक केंद्रीय परिषद और एक पर्यटन विकास परिषद की स्थापना की है। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, स्थानीय स्वशासन की एक केंद्रीय परिषद और एक परिवहन विकास परिषद। यहाँ पर क्या करेगा, अगर दो राज्यों के बीच में कोई विवाद हो रहा है तो वहाँ पर क्या करेंगे, अपनी सलाह देंगे। जैसे स्वास्थ्य परिषद है, मान लो किसी का दो राज्यों के बीच में स्वास्थ्य को लेकर क्या हो रहा है, कुछ न कुछ विवाद चल रहा है, उसके बीच में ये काउंसलिंग क्या करेंगी, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद उसकी जांच करेगी और उन दोनों के बीच में क्या बैठाएगी, सलाह देगी उनको। ठीक है, सलाह देगी और उनके बीच में विवाद का निपटारा करेगी। उसके बाद जो है दोस्तों, पार्लियामेंट हैज़ पावर टू कॉन्स्टिट्यूट एंड इंटरस्टेट कॉमर्स कमीशन आर्टिकल 307 एंड इन पावर इज टू एग्जीक्यूट सच फंक्शंस एज इट मे डीम फिट। संसद के पास एक अंतः राज्य वाणिज्य आयोग का गठन करने और उसके तहत कार्यों को निष्पादित करने के लिए सशक्त बनाने की शक्तियाँ हैं, क्योंकि यह फिट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों जो सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस थे। ठीक है, प्रशासनिक रिलेशंस थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके वित्तीय रिलेशंस के, वित्तीय संबंधों के बारे में। ठीक है, वित्तीय रिलेशंस के, फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और पुरानी वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, हैव ए नाइस।